जय हिंद विद्यार्थियों, मैं रामनाथ पटले इस YouTube चैनल मासब जी में आपका स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज के इस कालखंड में हम कला एवं वाणिज्य संकाय के विद्यार्थियों के लिए कक्षा 11वीं अर्थशास्त्र के परीक्षा उपयोगी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की जानकारी लेकर आए हैं। हम अपने पिछले वीडियो में अर्थशास्त्र की पाठ्य पुस्तक अर्थशास्त्र में सांख्यिकी पर आधारित परीक्षा उपयोगी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की जानकारी दे चुके हैं, जिन्हें कि आप कक्षा 11वीं सांख्यिकी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आज के इस कालखंड में हमारी जो दूसरी पाठ्य पुस्तक है भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, इसकी इकाई 1 और 2 पर आधारित परीक्षा उपयोगी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की जानकारी देंगे। विद्यार्थियों, आपको यह ज्ञात होना चाहिए कि वार्षिक परीक्षा में हमारी एनसीईआरटी की पुस्तक पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही पूछे जाते हैं। तो आज हम उन सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को कवर करने वाले हैं जो कि आपकी आगामी वार्षिक परीक्षा में आ सकते हैं। तो वीडियो को स्किप ना करते हुए अंत तक अवश्य देखें। साथ ही आग्रह है, अगर अभी तक आपने मासब जी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। हमारी अर्थशास्त्र की पाठ्य पुस्तक भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, कक्षा 11वीं की यह जो पाठ्य पुस्तक है, इसके इकाई 1 में विकास नीतियां और अनुभव, इस इकाई के अंतर्गत 2 अध्याय आते हैं। अध्याय 1 स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था और अध्याय 2 भारतीय अर्थव्यवस्था 1950 से 1990। ये दोनों ही अध्याय इकाई 1 के अंतर्गत हैं और वर्ष 2023-24 की अंक योजना के अनुसार इस इकाई पर कुल 6 अंकों का अधिभार है। लेकिन माध्यमिक शिक्षा मंडल की जो अंक योजना है, इसमें यह स्पष्ट नहीं है कि इन 6 अंकों में से वस्तुनिष्ठ, अति लघुत्तरी तथा लघुत्तरी प्रश्न कितने होंगे। तो आपको सभी प्रकार के प्रश्नों की तैयारी करनी होगी। आज के इस कालखंड में हम केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की जानकारी आपको देंगे। प्रश्न 1, सही विकल्प चुनिए। इसके अंतर्गत पहला है स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था। विकल्प ए में है विकसित, बी अविकसित, सी स्थिर और डी बी या सी दोनों। तो यहाँ पर सही विकल्प है डी, बी या सी दोनों। दूसरा प्रश्न है अंग्रेजों ने जब भारत छोड़ा था तब भारत था। यहाँ पर सही है डी, भारी गरीबी से पीड़ित। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने औपनिवेशिक काल के दौरान प्रति व्यक्ति आय का अनुमान लगाया था। विकल्प ए दादा भाई नौरोजी, बी विलियम डिग्बी, सी फिंडले सिराज और डी ये सभी। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है डी, ये सभी। चौथा, ब्रिटिश भारत के दौरान पहली बार जनगणना के आंकड़े कब एकत्र किए गए थे। विकल्प ए 1981, बी सन 1882, सी सन 1881। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है सी, सन 1881। अगला प्रश्न है भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो यहाँ सही ऑप्शन है डी, सन 1950। अगला प्रश्न है समाजवादी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं के उत्पादन और वितरण के संबंध में निर्णय कौन लेता है। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन और वितरण के संबंध में निर्णय सरकार द्वारा लिए जाते हैं, इसलिए ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है आईपीआर 1956 के तहत सामरिक उद्योग खालिस्तान के नियंत्रण में थे। तो यहाँ पर सही विकल्प है ए, सार्वजनिक क्षेत्र। प्रश्न क्रमांक 8, भारत में किस प्रकार की आर्थिक व्यवस्था का पालन किया जा रहा है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है सी, मिश्रित अर्थव्यवस्था या मिश्रित आर्थिक प्रणाली का, जो कि पूंजीवाद और समाजवाद का मिला जुला रूप है। 9वां, औपनिवेशिक शासन काल में आय का मुख्य स्रोत क्या था। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है ए, कृषि। प्रश्न क्रमांक 2, खाली स्थान भरो। टिस्को की स्थापना खालिस्तान में हुई। तो यहाँ हम लिखेंगे सन 1907। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसका संक्षिप्त रूप है टिस्को, इसकी स्थापना सन 1907 में जमशेदपुर में हुई थी। दूसरा, स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारत तैयार माल का शुद्ध आयातक था। तीसरा, भारत के जूट उद्योग को विभाजन के बाद कच्चे माल की कमी के कारण भारी नुकसान हुआ। चौथा, कृषि औपनिवेशिक शासन के दौरान अधिकांश लोगों के लिए आजीविका का मुख्य स्रोत था। पांचवा, स्वेज नहर के खुलने से भारत और ब्रिटिशों के बीच चलने वाले जहाजों के लिए एक सीधा मार्ग बन गया। छठवां, परिप्रेक्ष्य योजना एक लंबी अस्थायी योजना है। सातवां, 1966 में उच्च उपज देने वाली किस्म का बीज कार्यक्रम पहली बार शुरू किया गया था। उच्च उपज देने वाली किस्म अर्थात हाई यील्ड वैरायटी बीजों का प्रयोग शुरू किया गया, जिससे कि हरित क्रांति सफल हुई।
अगला है आवक दिखने वाली व्यापार रणनीति खालिस्तान पर निर्भर करती है, तो यहाँ हम लिखेंगे आयात प्रतिस्थापन। अगला है मलमल एक विशेष प्रकार का खालिस्तान कपड़ा है, सूती कपड़ा है। प्रश्न क्रमांक 3 सही या गलत के रूप में चिन्हित कीजिए। नंबर 1 जनसंख्या में वृद्धि किसी अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास का सूचक है, असत्य। दूसरा हस्तशिल्प का पतन ब्रिटिश टैरिफ नीति के कारण हुआ, सत्य। तीसरा तृतीयक सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम है, सत्य। चौथा स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर समाज में लैंगिक पूर्वाग्रह साक्षरता दर द्वारा इंगित किया गया था, सत्य। पांचवा तकनीकी सुधारों के कारण कृषि क्षेत्र में उत्पादकता बढ़ी है, सत्य। छठवां 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 2012 से 19 थी, असत्य है। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि सन 2012 से 2017 तक थी। सातवां मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत में नियोजन की रूपरेखा रही है, सत्य। आठवां भारत में योजना की शुरुआत सार्वजनिक क्षेत्र पर भारी निर्भरता के साथ हुई, सत्य। और नौवां विऔद्योगीकरण के पीछे विदेशी शासकों के दोहरे उद्देश्य थे, सत्य। प्रश्न क्रमांक 4 जोड़ियों का मिलान कीजिए। सही जोड़ी बनाना है। कॉलम ए में पहले नंबर पर है प्राथमिक क्षेत्र, इसकी जोड़ी हम बनाएंगे कृषि से। दूसरा निर्माण क्षेत्र की जोड़ी सेकेंडरी सेक्टर या द्वितीयक क्षेत्र। तीसरा पहला रेल पुल सन 1854। चौथा प्रधानमंत्री योजना आयोग के अध्यक्ष। पांचवा कोटा माल की मात्रा जिसे आयात किया जा सकता है। छठवां भूमि सुधार की जोड़ी कृषि क्षेत्र में उत्पादकता वृद्धि के लिए किए गए सुधार। सातवां HYV बीज यानी उच्च पैदावार वाली किस्मों के बीज। आठवां सब्सिडी अर्थात सरकार द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता या छूट। प्रश्न क्रमांक 5 एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। नंबर 1 ब्रिटिश शासन के दौरान प्रति व्यक्ति उत्पाद की वृद्धि दर क्या थी? तो उत्तर है 0.5%। दूसरा लोहा और इस्पात कंपनी की स्थापना कहाँ की गई थी? जमशेदपुर में। तीसरा बंगाल में अकाल कब पड़ा था? सन 1943 में। चौथा किस प्रकार की खेती परिवार की बुनियादी जरूरतों पर केंद्रित होती है? निर्वाह खेती। पांचवा पंचवर्षीय योजना का विचार किस देश से लिया गया था? सोवियत संघ से। छठवां भारतीय नियोजन का वास्तुकार किसे माना जाता है? PC महालनोबिस को। सातवां लघु उद्योगों के लिए निवेश सीमा क्या है? 10 करोड़। आठवां किस वर्ष योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया था? सन 2015 में। सन 2015 में योजना आयोग को समाप्त कर नीति आयोग का गठन किया गया। 13 मई 2020 के बाद से लघु उद्योग के लिए निवेश सीमा को 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ कर दिया गया है। आइए अब देखते हैं इकाई 2 आर्थिक सुधार। इस इकाई के अंतर्गत उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण ये तीनों ही टॉपिक आते हैं और इन तीनों टॉपिक पर कुल मिलाकर 6 अंकों का अधिभार है। और यहाँ पर जो अंकवार प्रश्नों की संख्या दी गई है विद्यार्थियों, यह वर्ष 2022-23 के लिए थी, लेकिन 2023-24 में इस प्रकार की कोई अंक योजना जारी नहीं की गई है कि किस इकाई से 1 अंक, 2 अंक और 3 अंक वाले कितने प्रश्न आएंगे। तो आपको सभी प्रकार के प्रश्नों की तैयारी करनी है। तो आइए अब देखते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 1 सही विकल्प चुनिए। भारत में आर्थिक सुधार किस वर्ष में शुरू किए गए थे? यहाँ पर भी ABCD 4 विकल्प हैं जिनमें सही विकल्प है B सन 1991। दूसरा उदारीकरण का तात्पर्य है सार्वजनिक क्षेत्र की अधिक भूमिका। दूसरा निजी क्षेत्र पर सरकारी नियंत्रण में कमी। C बिना किसी नियंत्रण वाली मुक्त अर्थव्यवस्था। और D इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही उत्तर है B निजी क्षेत्र पर सरकारी नियंत्रण में कमी। अगला प्रश्न है नई आर्थिक नीति के तहत अर्थव्यवस्था के उदारीकरण ने अर्थव्यवस्था में RBI की भूमिका को बदल दिया। तो यहाँ पर सही उत्तर है A वित्तीय क्षेत्र के एक नियामक से सुविधाकर्ता तक। अगला प्रश्न है विश्व व्यापार संगठन को उत्तराधिकारी संगठन के रूप में स्थापित किया गया था। तो यहाँ पर सही उत्तर है C व्यापार और टैरिफ पर सामान्य समझौता यानी GATT। पांचवा भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति है? विकल्प A आंशिक परिवर्तनीयता, B टैरिफ में कमी, C विदेशी निवेश की इक्विटी सीमा में वृद्धि और D ये सभी। तो यहाँ पर सही विकल्प है D ए सभी।
छठवां, भारतीय अनुभव के संदर्भ में सरकार द्वारा निम्नलिखित के लिए नियंत्रण लगाए गए थे। विकल्प ए, निजी साझेदारियों के विकास को रोकना। बी, देश के वित्तीय संसाधनों पर बड़े औद्योगिक घरानों की पकड़ कम से कम करना। सी, दोनों, ए और बी, और डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है सी, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, अर्थव्यवस्था से किसी क्षेत्र की सरकारी संबद्धता को किसी रूप में वापस लेना क्या कहलाता है? ए, उदारीकरण, बी, निजीकरण, सी, वैश्वीकरण, और डी, उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है बी, निजीकरण। अगला प्रश्न, पूरे विश्व को एक सत्ता के रूप में माना जाता है। विकल्प ए, उदारीकरण, बी, निजीकरण, सी, वैश्वीकरण, और डी, उपर्युक्त सभी। तो पूरे विश्व को एक सत्ता के रूप में माना जाता है, तो इसके लिए सही ऑप्शन है सी, वैश्वीकरण। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 2, खाली स्थान भरिए। नंबर 1, 1991 से पहले सरकार ने खालिस्तान उद्यमों पर कई प्रकार के नियंत्रण लगाए थे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे निजी। दूसरा, वित्तीय क्षेत्र के नियामक के रूप में आरबीआई देश में वाणिज्यिक बैंकों के लिए ब्याज दर संरचना तय करेगा। तो यहाँ पर हम खालिस्तान में नियामक लिखेंगे। तीसरा, कर सुधार खालिस्तान सुधारों के प्रमुख घटक हैं, वित्तीय सुधारों के। चौथा, खालिस्तान कर वे कर हैं जिनका भार दूसरों पर डाला जा सकता है, अप्रत्यक्ष कर। पांचवा, खालिस्तान का तात्पर्य सामाजिक हित पर स्वहित की सर्वोच्चता से है, यहां हम लिखेंगे निजीकरण। छठवां, आउटसोर्सिंग खालिस्तान की एक शाखा है वैश्वीकरण की। सातवां, वर्ष 1991 में भारत को विदेशी ऋण संकट का सामना करना पड़ा, जिसके बाद ही देश में आर्थिक सुधार प्रारंभ किए गए। अगला प्रश्न है, सुधार काल में खालिस्तान क्षेत्र की समृद्धि दर में गिरावट आई। तो यहाँ हम लिखेंगे कृषि उद्योग। अगला प्रश्न है, सही या गलत के रूप में चिन्हित कीजिए। नंबर 1, भारत में आर्थिक सुधारों का कार्यक्रम 24 जुलाई 1991 को शुरू किया गया था, सत्य है। दूसरा, नई आर्थिक नीति में LQP के LPG द्वारा प्रतिस्थापन निहित हैं, सही। LPG अर्थात लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तीसरा, उद्योग के नियमन के लिए लाइसेंस शराब के मामले में आवश्यक है, सही। चौथा, अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन के आधार पर GDP में औद्योगिक क्षेत्र की बढ़ती हिस्सेदारी आर्थिक विकास का संकेत है, सही। पांचवा, वैश्वीकरण पूंजी की तुलना में श्रम की मुक्त आवाजाही पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है, गलत। छठवां, संरचनात्मक परिवर्तन के साथ साथ आर्थिक विकास को आर्थिक विकास कहा जाता है, सही। प्रश्न क्रमांक 4, सही जोड़ी बनाइए। कॉलम ए में पहले नंबर पर है आंशिक परिवर्तनीयता, इसकी जोड़ी हम बनाएंगे बाजार मूल्य पर विदेशी मुद्रा की बिक्री और खरीद से। दूसरा, गैर टैरिफ बाधा की जोड़ी। चौथा, कोटा बाधाएं। सी, वित्तीय क्षेत्र की जोड़ी। दूसरा, आरबीआई द्वारा विनियमित और नियंत्रित। डी, टैरिफ में कमी की जोड़ी। नंबर 1, प्रतिस्पर्धात्मकता को प्रोत्साहित करना। ई, प्रत्यक्ष कर की जोड़ी। छठवां, आयकर से। और एफ, बहुपक्षीय व्यापार समझौते की जोड़ी। पांचवा, गेट से। प्रश्न क्रमांक 5, एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। नंबर 1, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो उत्तर है 1 जनवरी सन 1995। दूसरा, गेट का पूर्ण रूप लिखिए। तो गेट का पूर्ण रूप है व्यापार एवं सीमा शुल्क महासंधि, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। तीसरा, गेट की स्थापना कब हुई थी? सन 1948 में। चौथा, अप्रत्यक्ष कर का एक उदाहरण दीजिए, GST। पांचवा, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संगठनों के 2 उदाहरण दीजिए, वर्ल्ड बैंक, IMF, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। छठवां, GST कब पेश किया गया था? 1 जुलाई सन 2017 को। सातवां, बाह्य प्रापण किन क्षेत्रों की प्रमुख गतिविधि के रूप में उभरा है? तो यहाँ पर हम लिखेंगे औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्र। बाह्य प्रापण का अर्थ है आउटसोर्सिंग, तो आउटसोर्सिंग औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्र की एक प्रमुख गतिविधि के रूप में उभरा है। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार आज के इस कालखंड में कक्षा 11वीं अर्थशास्त्र की पाठ्यपुस्तक भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास के अध्याय 1, 2 और 3 पर आधारित परीक्षा उपयोगी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की यह जानकारी आपकी आगामी वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इनकी अच्छी तैयारी करें। वीडियो अगर अच्छा लगा हो
तो इसे लाइक शेयर अवश्य करें। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह परीक्षा उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।